डीएमके को लगता है कि वे अपनी अक्षमता, कुशासन, कुप्रबंधन और शासन में विफलता को मतदाताओं को रिश्वत देकर छिपा सकते हैं। विजय शोर मचा रहे हैं। जो कोई भी राजनीति में है वह समझेगा कि शोर को उनकी वैचारिक मान्यताओं के आधार पर कार्यों में बदलना होगा। महिलाएं और बच्चे कहते हैं कि हम अब राज्य में ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करते। एक आम आदमी को अपने दिन प्रतिदिन के मामलों को चलाने के लिए स्थायी समस्याएं होती हैं। पार्टी इन सभी नैरेटिव से ऊपर है और तमिलनाडु में हर कोई यह जानता है कि एआईएडीएमके धर्म और जाति से बाहर कोई निर्णय या कुछ भी नहीं लेती है। एक ऐसे राज्य में जहां हमेशा एक बाइनरी की बात होती रही है, इस नैरेटिव में बहुत लंबे समय तक ऐसा लग रहा था कि एआईएडीएमके एनडीए तस्वीर में कहीं नहीं थी। लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि ये डीएमके टीवीके है, जब तक कि आपके नेता ने अचानक आक्रामक होने का फैसला नहीं कर लिया। हम शुरू से ही बहुत आश्वस्त थे। तमिलनाडु के मतदाताओं का व्यवहार विज्ञान अलग होता है। जब लोकसभा की बात आती है और जब विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा का नैरेटिव और शासकों के संबंध में अंतर्निहित धारा हमें चुनावों से कुछ महीने पहले ही पता चलेगी। हम शुरू से ही बहुत स्पष्ट थे। ये द्रविडियन दिग्गजों एआईएडीएमके बनाम डीएमके के बीच है, लेकिन चूंकि एक नवागंतुक को खुद को स्थापित करना होता है, उसे शासक को चुनौती देनी पड़ती है। तो टीवी के मिस्टर विजय ने खुद को डीएमके के विकल्प के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसमें डीएमके का मानना था कि इससे उन्हें सत्ता विरोधी वोट को अपने पक्ष में करने में मदद मिल सकती है ताकि हम विन न हो। लेकिन राजनीतिक क्लाइमेट और गतिशीलता बहुत तेजी से बदल गई। अब यह द्रविडियन दिग्गजों के बीच है, जमीनी हकीकत यही है। तो आपकी प्रमुख चिंता कौन है? मेरा मतलब है आपको चिंताएं तो होंगी ही। आप बिना किसी टेंशन के इलेक्शन में नहीं जा सकते। चुनावों का फन यही है। क्या यह डीएमके है या यह चिंता कि विजय आपके कुछ वोटों में सेंध लगा सकते हैं? तो अपने भाषणों में आप किस पर ज्यादा हमला करते हैं? मेरी सबसे बड़ी चिंता है श्री गांधी का डीएमके के हाथों में मुस्कुराना। यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि उनका मानना है कि वे वोट खरीद सकते हैं और वे वोट खरीद सकते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो हमें ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि वे प्रति मतदाता लगभग 4000 दे रहे हैं। कोयम्बटूर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एआईएडीएमके का गढ़ है, सेंथिल बालाजी, जिन्हें वहां एक सीट मिली है, वे प्रति मतदाता लगभग 10,000 दे रहे हैं, जो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनके बजट के रूप में लगभग 120 करोड़ बैठता है। तो वही सबसे बड़ी चिंता है। तो यह डीएमके को लगता है कि वे मतदाताओं को रिश्वत देकर अपनी अक्षमता, कुशासन, कुप्रबंधन और शासन में विफलता को ढक सकते हैं। और डीएमके के झूठे नैरेटिव और झूठी उपलब्धियां एक और सबसे बड़ी चिंता है। तो खैर, जमीन पर हमारे नेता ने इसका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया है, क्योंकि उन्होंने अब लगभग 210 निर्वाचन क्षेत्र पूरे कर लिए हैं करके। आप विजय पर बिल्कुल भी हमला नहीं करते। विजय शोर कर रहे हैं। राजनीति में जो कोई भी है वह समझेगा कि शोर को उनकी वैचारिक मान्यताओं के आधार पर कार्यों में बदलना होगा। लोगों और उनके प्रशंसकों को उस पर सहमत होना होगा और उसे स्वीकार करना होगा, और जब चुनाव की बात आती है तो उसे वोटों में बदलना होगा। अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। आपके पार्टी पर डीएमके द्वारा एक पार्टी होने के लिए हमला किया जाता है, जो दो भाषा वाली बात के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि भाजपा के त्रिभाषा सूत्र के विचार के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है, राज्य में हिंदी ला रहा है और मूल रूप से इन बिंदुओं पर भाजपा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के गुलाम हैं? यही तो आपके का नैरेटिव है। यही तो डीएमके कह रही है। मैं आपके सधे हुए शब्दों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर भी ये डीएमके का नैरेटिव है। लेकिन ये एक सड़ा हुआ नैरेटिव है। देखिए, 2021 तक ईपीएस मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हम दो भाषा पॉलिसी के साथ ठीक हैं, और 2026 के इस घोषणा पत्र में भी हमने इसे अपने घोषणा पत्र के बिंदु 107 में स्पष्ट रूप से रखा था, जिसमें हमने कहा था कि 3 भाषा पॉलिसी के संबंध में एनआईपी में कुछ विरोधाभासी और आपत्तिजनक बयान हैं। जब तक हमें स्पष्टता और आश्वासन नहीं मिल जाता, हम इसे लागू नहीं करेंगे। बिंदु 107, हाँ, पृष्ठ 25 107। ये तो सूची में काफी नीचे है ना? क्योंकि ये राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, डीएमके झूठ के उस्ताद हैं। वे लोगों से मिलने के लिए सच्चाई पर भरोसा नहीं करते। यह एक और
मैं आपको बताता हूं कि जब सत्ता की बात आती है तो वे कैसे दोहरे मापदंड का खेल खेलते हैं, वे अपनी विचारधारा से कैसे समझौता करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पीएम श्री स्कूल 3 भाषा पॉलिसी पर आधारित है। यही डीएमके सरकार है जो जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री श्रीमान अंबिल महेश दिल्ली में जाकर उनसे मिलते हैं, उन्हें लिखित में एक पत्र देते हैं जिसमें कहा गया है कि हम लागू करने के लिए तैयार हैं, हम तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूल शुरू करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम एक समिति का गठन करेंगे। वहीं पर उन्होंने अपनी 2 भाषा की विचारधारा से समझौता कर लिया है। एक बार जब इसका पर्दाफाश हो गया तो वे पीछे हट गए और उन्होंने हम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि वे अपने आकाओं की बात सुनेंगे, उन्हें मिलेगा। लेकिन जब हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे तब भी यही मुद्दा था। हमारे नेता ईपीएस के अधीन तमिलनाडु में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये एक सड़ा हुआ नैरेटिव है। यह स्पष्ट रूप से डीएमके की हताशा को दिखाता है कि उनके पास 5 साल के शासन में अपनी उपलब्धियों के रूप में तमिलनाडु के लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इसे एक सड़ा हुआ नैरेटिव कॉल सकते हैं, लेकिन आप ज़मीन पर उस धारणा से कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि तमिलनाडु में यह बहुत स्पष्ट है कि उस विचार के साथ एक प्रतिध्वनि है कि तमिलनाडु को दिल्ली के अधीन नहीं होना चाहिए, और यही नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल आपके नेता के खिलाफ किया जा रहा है। उस नैरेटिव का बार बार इस्तेमाल गोएबल्स के सिद्धांत को क्रेडिट नहीं देता है, तो वह नहीं देता है ना। ज़मीनी हकीकत यह है कि लोगों को लगता है कि मुझे इस डीएमके के झूठे वादों और फर्जी वादों से धोखा दिया जा रहा है और इस सरकार ने एक आम आदमी के रूप में मेरा सामान्य जीवन जीने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं किया है। महिलाएं और बच्चे कहते हैं कि हम अब राज्य में अधिक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। एक आम आदमी के लिए अपने रोज़मर्रा के मामलों को चलाने में बारहमासी समस्याएं हैं। वे यह जानने में अधिक रुचि रखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए क्या करने जा रही है। तो यह राज्य के अधिकार, यह वैचारिक अधिकार, यह संघवाद, ये सभी डीएमके की तरफ से केवल चुनाव के समय ही सामने आएंगे, 5 साल के शासन में नहीं। क्या आपने कभी देखा है उन्हें पिछले 5 सालों में परिसीमन, संघवाद, राज्य के अधिकारों, भाषा के बारे में बात करते हुए? ये आखिरी बार 2024 में बोला गया था, अब 2026 में। लेकिन इस बीच उनके कामों को देखिए, ये सब विरोधाभासी है। पार्टी अपने दोहरे मापदंडों के लिए जानी जाती है। इसी का हम पर्दाफाश करते हैं और लोग इसे हमसे बेहतर समझते हैं। और हम यह देखकर हैरान हैं कि तमिलनाडु के मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता और समझ तमिलनाडु के राजनेताओं के मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा है। जयललिता जी की मृत्यु के बाद आपका पार्टी 2 भागों में बट गया। आपने खुद कहा कि आपके गुट थे, आपको इस सब से निपटने में बहुत मुश्किल हुई। अब क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी कुछ भ्रम है? एक तरफ ओपीएस है, एक तरफ ईपीएस है, दिनाकरण है, शशिकला है, अभी भी गुट है, पुरानी वफादारियां हैं। कैसे आपको क्या लगता है कि ये सब श्री ईपीएस के नेतृत्व वाले पार्टी के पक्ष में कैसे एकजुट होगा? जैसा कि आपने सही कहा, अंग्रेजी में एक कहावत है, कोई भी 2 मालिकों के अधीन काम नहीं कर सकता। लेकिन 2021 तक भारत में हम एकमात्र राजनीतिक पार्टी हैं जिसने इस पर भी प्रयोग किया। 2021 तक पार्टी को लगातार 7 चुनावी हार मिली, जिसका मुख्य कारण दोहरे नेतृत्व के इस मॉडल को माना जाता है। तो जैसे ही हमने एकल नेतृत्व की ओर बढ़ने की कोशिश की, एक खींचतान हुई, एक संघर्ष हुआ। राजनीति में आप जानते हैं, न केवल सबसे होशियार, सबसे मेहनती, सबसे हाजिर जवाब, बल्कि इन तीनों का संयोजन जिसे अन्य कारकों से गुणा किया गया हो, वही व्यक्ति मामलों की कमान संभाल सकता है। ईपीएस ने खुद को उस व्यक्ति के रूप में साबित किया जो कुर्सी पर बैठ सकता है, तो पार्टी की संभावनाएं बदलने लगी। जो लोग प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्होंने गुट शुरू किए, वे दूर जाने लगे और कुछ ने अपनी खुद की पार्टी बनानी शुरू कर दी, जैसे श्रीमान दिनकरन। उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की। दूसरों ने हमारे प्रतिद्वंद्वी डीएमके से हाथ मिला लिया, पार्टी के भीतर और अधिक दरार और भ्रम पैदा करने के लिए उनसे निर्देश लेना शुरू कर दिया, जैसे श्रीमान ओ पन्नीर सेल्वम। तो एक बार जब वे बेनकाब हो जाते हैं, वे राजनीतिक अनाथ बन जाते हैं। डीएमके ने उन्हें शरण दी है। श्री ओपीएस ने आखिरकार डीएमके में अपनी राजनीतिक शरण ली है। तो वे अब और शोर मचाने वाले नहीं हैं और उनके पास पार्टी के भीतर कोई दरार या बहस पैदा करने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि उनका रुख उजागर हो गया। अब ईपीएस ने अपनी नेतृत्व कुशलता और अपनी नेतृत्व शैली से चुपचाप पार्टी को मजबूत करने, पार्टी की नींव को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने जो पहला काम किया वह था पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 6 लाख करना
और वे अब आज़ादी के बाद से तमिलनाडु के पूरे इतिहास में एकमात्र नेता हैं जिन्होंने एक बूथ के लिए 9 ऑफिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। तो कुल 77,480 बूथों पर उन्होंने 9 ऑफिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। 3 महिलाएं हैं, वहां 33% आरक्षण आता है, और फिर सभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 45 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो 6,97,000 बूथ स्तर के ऑफिस पदाधिकारी पिछले 1 साल से पहले से ही जमीन पर हैं। शिखा जो पूछ रही है तो उसमें जोड़ते हुए ये वास्तव में एक रणनीतिक गलती थी, है ना? मतलब थेवर वोट कुछ ऐसा था जिस पर एडीएमके निर्भर थी। ईपीएस सर गौंडर समुदाय से हैं। इस तथ्य ने कि उन्होंने उस वोट को अलग थलग कर दिया ने वास्तव में तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में आपके पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया है। मिस्टर ओपीएस बेशक डीएमके समूह में शामिल हो गए हैं, लेकिन वह थेवर समर्थन की अपनी व्यक्तिगत, आप जानते हैं, बैंडविड्थ जो वह वहां से ला रहे हैं उसे उस पार्टी में जोड़ रहे हैं। क्या यह आपकी ओर से एक रणनीतिक गलती नहीं है? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि लोग एआईएडीएमके को एक ऐसे पार्टी के रूप में नहीं मानते जो किसी एक विशेष धर्म या किसी एक विशेष जाति से संबद्ध हो। ये इस विचारधारा पर चलती है कि सब एक हैं, ईश्वर एक है। तो कोई भी ये प्रयोग नहीं करता कि नेता इस समुदाय का है या उस समुदाय का। उस आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता। जब से हमारे संस्थापक एमजीआर ने पार्टी की शुरुआत की थी, यह डीएमके और उनके इकोसिस्टम का हमें इस रूप में ब्रांड करने का एक हताश नैरेटिव है कि हम थेवरों के विरुद्ध हैं, जो एक प्रमुख समुदाय है। हम गौंडरों के लिए हैं। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने इसे आजमाया और वे असफल रहे। हम सभी के लिए पार्टी है। हम सभी जाति, पंथ और धर्म के लिए पार्टी है। और एक प्रतिनिधित्व ये सुनिश्चित नहीं करता है कि उस विशेष समुदाय का पूरा वोट बैंक उनके पीछे जाने वाला है, उनके पीछे जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि आपके पास वही श्रीमान हैं आरबी उदय कुमार जो उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके पास श्रीमान हैं राजन चेलप्पा जो उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी में आपको बस उनके लिए सही प्रतिनिधित्व खोजना होता है। इसी की उम्मीद हर कोई करता है। तो ओपीएस, जिन्होंने खुद को उस विशेष समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में बचाने की कोशिश की, समर्थन जुटाने में बुरी तरह विफल रहे। इसीलिए आप श्रीमान को लाए, टीटीवी दिनाकरण वापस? नहीं, वह उनसे समर्थन जुटाने में विफल रहे। अब मिस्टर दिनाकरण का हमारे साथ एक सहयोगी के रूप में वापस आना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उन्हें लगता है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके उनकी राजनीतिक पार्टी एएमएमके की संभावनाएं अच्छी हैं। उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, उन्हें पार्टी से उचित विधायक मिलेंगे। पार्टी इन सभी नैरेटिव्स से ऊपर है। और तमिलनाडु में हर कोई जानता है कि एआईएडीएमके ऐसे फैसले या कुछ भी नहीं लेती जो धर्म और जाति से बाहर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप शहर के सबसे व्यस्त नौजवान हैं। आपसे मीटिंग करके खुशी हुई। ये वाकई अच्छा है। कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद।